हेलो बच्चों, तो फिर आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एजुकेशन की जय हो। एक्चुअली यह सैल्यूट मैंने उन सभी बच्चों के लिए दिया है एक्चुअली जो ज़िंदगी में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम किसी भी फील्ड में हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सैल्यूट आपके लिए है। तो फिर हम लोग आपके लिए अवयव का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ गुणनफल जो पढ़े थे उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे। यही आगे हम लोग आज पूरा ख़त्म कर लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 12 और 11th और 9th भी एक्चुअली आने वाला है। उन सभी की वीडियोस आने वाले हैं और हम लोग का ये वाला मंथ जो है एग्ज़ाम के लिए है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही अभी वीडियो आने वाले हैं ज़्यादातर। तो आप लोग जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और रेडी हो जाएं। उन सभी के लिए जितने भी कंसेप्ट फार्मूले, वन शॉट वीडियो, चाहे पार्ट वाइज वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स, एवरीथिंग, ओके, ये सभी वीडियोज, ये सभी के टॉपिक के वीडियोज आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज अवयव के गुणनफल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग अवयव के गुणनफल के गुणधर्म देख लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग अवयव के योग के गुणधर्म तो देख चुके हैं, क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, तत्सम्मक, ये सब आप लोग जानते हैं पहले से। तो हम लोग पहला क्रम विनिमय देखते हैं। तो देखिए इसमें क्रम विनिमय लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जरूर अवयव के जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो चलिए इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तब इन तीनों नियमों को पढ़ा जाएगा। देखिए पहला AB इज इक्वल टू क्या BA होता है, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो जरूर नहीं, ये देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे पहले हम लोग ये बात करना है कि क्या AB परिभाषित है तो BA भी परिभाषित हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुणनफल को परिभाषित होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, ये पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा हो नहीं सकता, इसलिए जब AB पॉसिबल है तो BA पॉसिबल जरूरी नहीं है कि पॉसिबल होगा ही, मे बी और मे नॉट भी का केस है ये, ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये सभी चीज बराबर है, A का और B का दोनों का कोटि ही बराबर है, तब तो परिभाषित हो गया, ना। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू 2 2 1 1 है और B इज इक्वल टू भी 1 3 4 5 है, 1 3 4 5 है। तो इसमें तो आराम से AB और BA दोनों परिभाषित हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या AB और बराबर BA होता है या नहीं होता है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए दोनों केस हम लोग लिख देते हैं परिभाषित होने के बाद। और ये भी हो सकता है कि AB और BA दोनों जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, चाहे दोनों में से कोई एक जीरो के मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो ये आप लोग याद कर लीजिए यहाँ पर कि AB बराबर BA हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। बराबर तो हो ही जाएगा, मान लीजिए दोनों तत्सम का भी हो जाएगा, A और B दोनों, और तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मान लीजिए दोनों अवयव ही बराबर हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही बस ध्यान रखना है हम लोगों को। और ये भी ध्यान रखना है कि AB परिभाषित हो, जरूरी नहीं है कि BA भी परिभाषित हो, ओके, क्योंकि BA को परिभाषित होने के लिए फिर वही कॉलम न रो का जो कंडीशन है कि दोनों को बराबर होना चाहिए, ये हम लोग को देखना जरूरी है। चलिए तो साहचर्य नियम क्या है, ABC इक्वल टू ABC होता है क्या, बस ये हम लोग को देखना है। तो यस,
आप लोग इन दोनों में गुना करके सी से गुना कीजिए, और नहीं तो BC में गुना करके ए से गुना कीजिए, बात एक ही है। यही साहचर्य नियम है। फिर चलो तो ए बी प्लस ए, तो ये है वितरण नियम। वितरण नियम आप समझ ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए लड्डू आपके पास है और आपको सबको बांटना है, तो बस वैसा ही है, बेचारा ए दोनों में बट गया है। ओके, तो ए बी प्लस ए सी हो गया है। ये और इसमें कौन बटा है? सी बट गया, एक्चुअली इन दोनों में चला गया है। या तो कहिए ए प्लस बी भी बट सकता है, तो ए प्लस बी, तो ए सी प्लस बी सी हो गया है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो गुणन के तत्समक का अस्तित्व कहने का मतलब क्या हुआ? तत्समक का अस्तित्व यानी आइडेंटिटी, पहचान अपना फिर नहीं खोना है। तो आप ही लोगों में क्या क्या जोड़ा जाए, चाहे क्या गुना किया जाए, यहाँ तो गुना का बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या गुना किया जाए कि आप ही लोग रहे। तो अमूमन हम लोग अंकों का बात करते हैं, अंक में 2 में 1 गुना करें तो 2 हो जाएगा। वैसे ही अवयव ए में जब हम लोग आई को गुना करते हैं, आई समझ रहे हैं आप लोग ना, तत्समक अवयव, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए कोई अवयव ए में आई से गुना किया जाए तो ए ही रह जाता है। चलिए, तो ए आई इजिकल टू आई इजिकल टू ए हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का तत्समक का अस्तित्व। कहने का मतलब किसी भी अवयव में अगर तत्समक अवयव से गुना कीजिएगा, चाहे इस साइड रख के चाहे इस साइड रख के, वही आने वाला है। तो वही तत्समक अवयव का अस्तित्व इसे बोलते हैं। तो अब हम लोग अवयव के परिवर्त देख लेते हैं। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज, एटी चाहे ए डैश उसे बोलते हैं। तो देखिए अवयव का परिवर्त को क्या डिफिनेशन क्या है। देखिए कोई अवयव ए आई जे एम गुने एन होता है, तो उसको जस्ट पलट देना है, मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देने को ही बोलते हैं परिवर्त। सिंपल है कि ऐसे पेन है तो इस टाइप कर दे, चाहे ऐसे पेन है तो इस टाइप से कर दे, तो यही परिवर्त है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ए आई जे एम गुने एन, तो ए टी ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं। चाहे ए डैश बोलिए, ए जेड आई हो जाएगा, ए आई जे से जे आई हो जाएगा, आई जे से जे आई, और ये भी पलट के एन गुने एम हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ए अवयव हम लिख दिए, इसका परिवर्तन चलो किया जाए। तो जितने भी रोज देख रहे हैं आप लोगों को, उसको कलम बस बना दीजिए। तो कैसे बनाया जाए देखिए, तो ए डैश चाहे ए टी उसको लिखिए, ये रो है, इसको फर्स्ट कलम बना दीजिए, पहले वाले रो को पहला वाला कलम बना दीजिए, फिर दूसरे वाले रो को दूसरा कलम बना दीजिए, फिर तीसरे वाले को तीसरा बना दीजिए। तो जितने भी पंक्तियां हैं उसको स्तंभ बना देना है। तो देखिए परिवर्त के गुणधर्म चाहे गुणधर्म जो भी बोलिए, तो देखिए पहला कोई अवयव दे दिया, इस अवयव को परिवर्त कर दिए हम लोग, अब फिर से परिवर्त कर दिए तो वही अवयव मिल जाता है हम लोग को। यही पहला बता रहा है। देखिए यहाँ पेन पे समझिए, इस पेन को हम ऐसे रखे हैं, फिर इसको पलट दिए, फिर एक बार और पलट दिए तो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो यही पहला गुण यही बता रहा है बेचारा कि पहले एक बार पलट दिए, फिर एक बार पलट दिए, फिर वही ना आएगा। तो ये VBI है, ये देख लेना जरूरी है आप लोग के लिए। फिर KA, अगर मान लीजिए अंदर में कुछ गुणनफल के रूप में है, ओके, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। चाहे अंदर गुना करके पलटिए, चाहे बाहर निकाल करके उसको पलट करके गुना कीजिए, बात एक ही है। तो इसको जस्ट आप लोग ध्यान रख लीजिए। ये कोई मान लीजिए यहाँ पर के की जगह 2 है, तो या तो आप 2 को बाहर निकाल के उसको पलट के गुना कीजिए, चाहे अंदर ही गुना करके पलट दीजिए, बात एक ही है। चलिए तो तीसरा नंबर क्या है, ये तो बहुत आसान है, सिंपल है कि 2 अवयव दिया है ए और बी, तो ए और बी को जोड़ करके इसके बाद परिवर्तित कीजिए, और नहीं तो ए को परिवर्तित करके बी को भी परिवर्तित करके दोनों को जोड़ दीजिए, बात
एक ही है। ये आप लोग तो सिंपल ये चीज है। ए बी डैश ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ए बी गुणा करके तब इसको अगर पलट रहे हैं तो इसका क्रम जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्रम का मतलब ए से बी है तो बी से ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको एग्जाम जरूर ध्यान रख लीजिए आप लोग। ए बी तो गुना करके पलटिए तो बी डैश और ए डैश के बराबर आता है। ओके, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। अगर परिवर्त करने के बाद सेम अवयव मिल जाए तो उसे सममित अवयव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है ए डैश इज इक्वल टू ए, इसको सममित अवयव बोलेंगे। और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा तो भी आई जे और जे आई के बराबर हो जाएगा तो भी सममित बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 है, ओके, 3, 4। तो इसको परिवर्त जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए 3, तो यहाँ 3 लिख देना पड़ेगा, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बराबर होना जरूरी है। 5, 6, फिर यहाँ भी 6 चाहिए क्योंकि यहाँ लिख चुके हो, फिर 3। तो चलिए इसको परिवर्तन करके आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम सेम का सेम आने वाला है। तो ए डैश चाहे ए टी लिखिए आप लोग। पहला पंक्ति को पहला कॉलम बना दिए, पहला स्तंभ बना देते हैं। फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं। 4, 6, 3। देखिए तो क्या दोनों सेम है? यस। तो हम लोग को सेमनेस के लिए क्या चाहिए? ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और फिर ये इसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन करने टाइम ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाता है। तो ऐसे ही आप लोग देखते देखते बता दीजिएगा ये सममित है या नहीं है, और ये सब आपस में बराबर हो तब। विषम सममित अवयव क्या है? नाम से पता चल रहा है विषम है ये। ओके, कहने का मतलब अगर कोई अवयव को परिवर्तन करने के बाद उसमें माइनस आना जरूरी है, माइनस का साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अवयव विषम सममित अवयव आ जाएगा। चाहे अगर कोई अभव्य के बारे में बात करें तो ए आई जे क्या हो जाएगा? माइनस ए जे आई हो जाएगा। तो देखिए सममित और विषम सममित में ज्यादा अंतर है नहीं, बस माइनस का अंतर है। तो एक एग्जाम्पल से आप लोग को बता दे रहे हैं हम लोग। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो विकर्ण वाले होते हैं अवयव वो 0 के बराबर हो जाते हैं विषम सममित में। कुछ लोग को याद आ गया होगा। देखिए क्यों बराबर होता है वो भी हम बता देंगे। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये तो 0 लिखना पड़ता है, अब क्यों 0 लिखना पड़ता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर 2 लिखे हैं तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा। यहाँ आप 3 लिखे हैं तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर 4 लिखे हैं तो यहाँ -4 लिखना पड़ेगा। सममित अवयव में हम बता चुके हैं आप लोग को, ये वाला इससे रिलेटेड होता है, ये वाला इससे रिलेटेड होता है और ये वाला इससे रिलेटेड होता है। ओके, किस चीज का अंतर होता है? केवल और केवल माइनस का। तो देखिए इसको हम लोग अब परिवर्तन करते हैं। जैसे ही आप परिवर्तन कीजिएगा तो एकदम माइनस का केवल अंतर आने वाला है। 0, 2, 3 पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए। 0, 2, 3, फिर -2, 0, -4, -2, 0, -4। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया जाए। तो देखिए किस चीज का अंतर आया? माइनस का अंतर आया ना। माइनस कॉमन लेके देखते हैं इसमें से हम लोग। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं 0, 2, 3, 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 0, फिर ये -4 में आ जाएगा, फिर ये -3 हो जाएगा, +4, ये 0 हो जाएगा। तो क्या ये एक दूसरे के बराबर हुआ? यस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव।
कहने का मतलब ये हम अब लिख सकते हैं हम लोग कि अब परिवर्त करने पर, ट्रांसपोज करने पर a डैश माइनस a के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का विषम सममित अवयव हो गया। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें कि ये जो विकर्ण अवयव है डायगोनल एलिमेंट वो 0 के बराबर हो गया। विकर्ण वाले में तो हम लोग जानते हैं कि i और j दोनों बराबर होता है, तो दोनों की जगह i लिख दिया जाए, तो ai इज इक्वल टू माइनस ai। तो ये अगर इस साइड आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, 2 दोनों को जोड़ दिया जाए हम लोग बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर आ गया 0 बटा में 2 के बराबर हो गया, तो 0 आ गया, तो ai भी 0 के बराबर हो गया। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगर कोई अवयव a है, कोई अवयव a है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो देखिए ये वाला सममित अवयव होता है, ये वाला विषम सममित अवयव होता है, तो इन दोनों के जोड़ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है और इस पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो चलिए, तो देखिए इसको प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग केवल फार्मूले के रूप में ही जान लेते हैं इसको। ये है सममित अवयव और इसको विषम सममित अवयव। संक्रिया का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये जान लीजिए। वही जोड़ घटाव अदला बदली, इसी को हम लोग संक्रिया बोलते हैं। और इसमें घबराइए मत, ये पहला स्टेप है इन्वर्स निकालने का। ओके, तो पहला स्टेप में हम लोग ये दिया है कि दो पंक्तियों का और चाहे दो स्तंभों का परस्पर अदला बदली जो करते हैं उसको फर्स्ट संक्रिया बोलते हैं। पहला दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली करना। तो अगर किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो में अदला बदली करते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। इस सिंबल का मतलब ही होता है दोनों तरफ, तो विनिमय। और किसी भी स्तंभ को करते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, RI से RJ। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए R1 को R2 में चेंज करना है और R2 को R1 में की जगह रख देना है। फिर CI में भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C2 को C3 के जगह और C3 को C2 के जगह, दोनों आपस में अदला बदली हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लिख दिए पहले से अवयवों को, इसको कर लिया जाए। इसमें R1 को R2 और R2 को R1 की जगह लिखना है, तो इसी को फर्स्ट संक्रिया कहते हैं। इसको पहले लिखा जाता है ऊपर, इसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो ये वाले को इसके जगह ये वाले, तो -1/√2/3 गलती से लिखा गया। तो हम लोग R1 को R2 में विनिमय करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। पहला वाले को दूसरा में लिख दिया जाए, -1/2 और दूसरे वाले को पहला में, तो 4, 5 और 6 हो जाएगा। ओके, देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, R1 R2 में चेंज हो गया। ओके, अब हम लोग एक और कुछ चेंज करते हैं। इस वाले को तो वैसा का वैसा ही लिख देना है। एक और हम लोग चेंज कर लेते हैं, C2 को C3 में, ठीक है ना, फर्स्ट संक्रिया है वो। तो चलिए इसको सबसे पहले इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद C2 कौन सा है, ये वाला C2 है और ये C3 है। तो ये वाले को इसके जगह ये वाले, तो पहला वाले को वैसा का वैसा ही, दूसरे वाले में 3, 6, 5 हो जाएगा और ये वाले को उसके जगह लिख देना है।
तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग विनिमय। विनिमय मतलब अदला बदली। तो ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में। तो अब हम लोग सेकेंड वाला अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया में सेकेंड वाला पढ़ते हैं। देखिए, किसी पंक्ति या अवयव के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुना करना। मतलब किसी भी शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य प्लस इतर, मतलब शून्य से अलग। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर आपको गुना करना है तो इसमें कैसे हमको लिखेंगे, ये इसमें हम लोग को जानना है। तो देखिए, अगर किसी रो में गुना करेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। और इसके बाद मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, a = 3 4 - 3 5 2 6, कोई एक अवयव ले लिए। अब उसमें R1 में ये वाला R1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं, बस 2 से गुना कर दिया जाएगा। और क्या, इसको लिखेंगे इस तरह से, इसको लिखेंगे इस तरह से, और ये चेंज होकर के ये बन जाएगा। ओके, इसके बाद कलम में आखिर हम लोग क्या करेंगे? तो कलम में भी जस्ट वैसे ही करना है। तो इसमें पहले से मैंने लिख दिया है 1/7 से गुना करना है, या बोलिए 7 से भागा देना है। तो चलिए, कॉलम 3 में 7 से डिवाइड कर दिया जाए। 2/7 and 6/7 इज द राइट आंसर। ओके, तो यही होता है शून्येतर से गुना करना। पहला वाला में हम लोग अदला बदली किए और इसमें कोई संख्या से गुना कर दिए, शून्य को छोड़कर। अब हम लोग लास्ट वाला संक्रिया देखते हैं। लास्ट वाला संक्रिया में क्या है? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना। तो देखो, इसको आखिर मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, उदाहरण से आपको हम बता दे रहे हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ए अवयव ले लिए 2 3 7 4। अगर मान लीजिए कोई हम लोग, देखिए इन्वर्स निकालने में आप लोग हम लोग संक्रिया का यूज करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो संक्रिया का यूज करते हैं, चाहे डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं, ओके, तो संक्रिया को लिखते कैसे हैं ये अच्छा से जान लीजिए, क्योंकि नंबर लाना भी जरूरी है। अच्छा से लिखिएगा तो ही अच्छे से नंबर देंगे सभी लोग। करना है कैसे? पहले 2 से गुना करना है R2 में, तब R1 में गुना कर देना है। तो चलिए हम लोग करके इसको दिखाते हैं आपको। देखिए, तो ये 2 से पहले R2 में गुना कर दीजिए, इससे 2 से R2 में गुना कर दीजिए। तो जो पहले नहीं चेंज करना उसको लिख डालिए ऐसे, 7 4 लिख दिए। अब R1 को चेंज करना है, ठीक है ना? तो 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, फिर 2 16, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 3 11। संगत का मतलब क्या होता है? इसमें गुना करके यहाँ लिखना है, इसमें गुना करके जोड़ के यहाँ लिखना है, ना कि इस साइड उस साइड मत कीजिएगा। संगत का मतलब 7 7 वाला। ओके, चलिए अब कलम में भी ध्यान दीजिए। एक इसी यही वाला अवयव ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है? C2 को चेंज करना है, 3 से C1 में गुना करके। तो 3 और 4 ये हम लोग का इसमें चेंज करना है, इसको तो चेंज करना नहीं है। 2 7 को तो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाए, 2 7 को लिख 9, फिर 3 7 21, 21 4 25। तो वैसे ही हम लोग को करना है। तो बस यहाँ 3C1 है तो C1 में 3 से गुना करते हुए उसमें जोड़ते जाइएगा। वैसे ही बहुत सारा चीज़ संक्रिया का बहुत सारा यूज भी है इन्वर्स निकालने में स्पेशली। ओके, तो अब हम लोग अवयव का सबसे लास्ट वाला स्टेप जो है व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 का व्युत्क्रम 1/2 ऐसे ही करके। तो अवयव का व्युत्क्रम क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। चलिए, तो किसी भी वर्ग अवयव के लिए, हाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये
वर्ग अवयव होना चाहिए, आयताकार नहीं। वर्ग अवयव के लिए यदि ये सत्य हो, ये वाला चीज सत्य हो कि ए से बी में गुना करें और बी में ए से गुना करें, तो मान लीजिए वर्ग अवयव ए है, वर्ग अवयव ए ले लेते हैं, तो कोई ऐसा बी वर्ग अवयव हो जिसमें इस तरफ से गुना करे, ए से बी में चाहे बी से ए में, तो क्या आ जाए, आई आ जाए, मतलब तत्समक अवयव आ जाए। तब हम लोग व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम ए हो जाएगा। यस, मतलब ए का व्युत्क्रम तो बी होगा ही, बी का भी व्युत्क्रम ए हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है। तो इसी तरफ से हम लोग लिखते हैं, अगर गुना करके तत्समक अवयव आता है तो, जैसे ए दिया है 2 3 1 2, बी दिया है 2 - 3 -1 2, तो ए में बी से गुना करोगे ना, ए में बी से गुना करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तत्समक अवयव आ जाएगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का व्युत्क्रम बी है और बी का व्युत्क्रम ए है। ओके, अगर ऐसा नहीं आया, ये नहीं आया तत्समक अवयव, तो मान लीजिएगा और मान क्या लीजिएगा, होगा ही नहीं, ए का व्युत्क्रम बी नहीं होगा और बी का व्युत्क्रम ए नहीं होगा। तो चलिए एक और हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। ए बी का इन्वर्स जो करेंगे, ए से बी में जो गुना हम लोग करेंगे, गुना करने के बाद उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, वो बराबर होगा बी के व्युत्क्रम और ए के व्युत्क्रम के गुना के। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम नहीं होता, पहले ही हम बता दिए हैं कि वर्ग अवयव का होना जरूरी है। तो आयताकार अवयव किसको बोलेंगे? आयताकार अवयव उसको बोलेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर ना हो, मतलब 2 × 3 4 × 5 उस टाइप का, 2 × 2 3 × 3 ये सब वर्ग हुआ, और इन सभी को छोड़ के सभी आयताकार होते हैं। जब भी व्युत्क्रम निकालने को देगा तो डिटर्मिनेंट का यूज कर दीजिएगा। फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, डिटर्मिनेंट में क्या होता था, एडजॉइंट निकाल करके फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके हम लोग निकालते थे, तो हम आप लोग को बता देंगे। इस मेथड से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हम लोग अब मैट्रिक्स का कंसेप्ट एंड फार्मूले समाप्त होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले से और आने वाले हैं, ओके, उन सभी को बनाया जाएगा।